नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर का मोस्ट वीवीआई करने आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कंठस्थ याद कर लिए, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूरे सारे ऑब्जेक्टिव को कंठस्थ याद कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था। किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था? तो सातवाहनों ने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था। तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको चंद्रगुप्त प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम भी बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम एक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदस हो जाएगा। बृहदस जो थे वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था और प्रथम जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है आपका 5 है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी हो जाएगा आपका राजगिरी। कहाँ हो जाएगा? राजगिरी। यही बोलता कि मौर्य वंश का राजधानी कहाँ थी, तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो बोल रहा है आपका कि मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी थी। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी। अगला क्वेश्चन है कि 4ठी शताब्दी ईस्वी में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। 4ठी शताब्दी ईस्वी में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो छठा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जो अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाते थे। तो इसका 7वां का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 7वां का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है कि मेगास्थनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो कौन था? वह सेलुकस था, ठीक है। तो 8वां का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुकस हो जाएगा। अगला किसके दरबार में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो 8वां सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुकस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किस शासन के काल में भारत आया था? तो सबसे पहला पूछा था कि चीनी यात्री फाहियान किस देश से था, तो क्या होगा? चीनी। ये चीन से था यात्री फाहियान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूरा कि चीनी यात्री फाहियान किस शासन काल के अंतर्गत भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। इसे चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं। अगर किसी नाम एक ही नाम हो तो उससे चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है। जो पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम बोलते हैं, जो दूसरा बार आता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक अपने अभिलेखों में किस लिपि का उपयोग करते थे? तो वो खरोष्टी लिपि था, उन्हीं को अशोक अपने अभिलेखों में यूज करते थे। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है कि बाणभट्ट की रचना
कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना कौन की थी? तो पंचतंत्र के जो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र की रचना किए थे। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र की रचना किसने किया था? तो कामसूत्र की रचना किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल है कि कामसूत्र का रचना किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कामसूत्र का कौन की रचना? तो वात्स्यायन जो थे जो कामसूत्र की रचना किए थे। तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? कौटिल्य को चाणक्य बोलते थे तो किसके मंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, तो 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र को सबसे पहला राजधानी बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 महाजनपद है। किसके अनुसार? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक था इसका शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का। तो 18 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 323 से 298 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य के उपाधि ग्रहण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या आपका 20 बोल रहा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस की रचना किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस रचना है। तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है 21वां नंबर कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा कौन थे? तो बिंबिसार और तीसरा अशोक थे। ये सब पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो ये सबसे हल्का सवाल, वेदों की संख्या कितना है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? भारतीय शासन को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो किसे दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय शासन भारत में नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो सबसे अति शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो मगध था। इसी के बारे में पढ़ा जाता था, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? अशोक के किस अभिलेख में शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं में था। 13वीं में अति शिलालेख पर उसका विजय का शिलालेख में उल्लेख था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कनिष्क के अतिरोहण की तिथि है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है कितना है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 है। अगला प्रश्न है कि धर्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया है?
धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? हम लोग सभी जानते हैं कौन किसका शासन था, तो मौर्य वंश का शासक था। ये देखिए दोस्तों कितने बार पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 28 सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 29 है। आपका 29 क्या है? 29 है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल तो था जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशेष ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन टैक्ससाल का प्रधान कौन था? टैक्ससाल का प्रधान कौन था? तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष था जो टैक्ससाल का प्रधान था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राजत रागिनी के लेखक कौन थे? राजत रागिनी के लेखक कौन है? तो इस 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्हर है। कल्हन जो है जो राजत रागिनी की लेखक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि अर्थशास्त्र और इंडिका के से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक वही कौटिल्य थे, चाणक्य थे। तो ये किस राजवंश के विषय में जानकारी देती है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के विषय में जानकारी देती है। 34वां नंबर है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है 35वां नंबर कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिप्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने कंठस्थ याद कर लिए होंगे। इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लें, यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको यूज होगा। इस चैप्टर से आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, यह मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।